Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 9 of class 12th business studies, and the name of chapter is financial management. Basically in this chapter we will study that how a firm organize their financial resources and how they manage them, what are the decisions which they are required to be taken by them so that the financial management can be done in a good way and the company may be on the path of progress. So let us continue. The first heading is business finance. Business finance requires or refers to the money required for carrying out business activities. बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए चाहिए, चाहे वो वर्किंग कैपिटल है चाहे वो नॉन वर्किंग कैपिटल है ना, चाहे वो फिक्स कैपिटल है। मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत क्या क्या है ताकि एक नया बिजनेस को स्टार्ट करा जा सके, इस्टेब्लिश करा जा सके, इसलिए चाहिए। दूसरा, टू रन डे टू डे एक्टिविटीज़, मतलब वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस फाइनेंस के अंदर, है ना। टू रन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस लाइक पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, जो डे टू डे होते हैं फर्म के अंदर। और किस लिए चाहिए होता है बिजनेस फाइनेंस? टू मॉडर्नाइज, एक्सपेंड, डाइवर्सिफाई द बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए या एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस की एक यूनिट है दूसरी यूनिट को कहीं और इस्टेब्लिश करने के लिए, या डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है पर वो अब 2 या 3 प्रोडक्ट बनाना चाह रही है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। टू परचेज, एसेट्स खरीदने के लिए, चाहे टेंजिबल है और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स में जैसे आ जाएगा ट्रेडमार्क हो गया या पेटेंट या जो अदर चीज़ें होती हैं, ठीक है। और टेंजिबल एसेट में फिजिकल एसेट्स आ जाएंगी विच कैन बी सीन एंड टच। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो जो पैसा संस्था के पास आता है उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, वो पैसा वेस्ट हो जाएगा और संस्था अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाएगी। सेम इसी तरह चाहे हम इंडिविजुअल्स भी हो, अगर हम अपनी इनकम को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है कि फंड्स कहाँ से आएंगे, उनको प्रोक्योर, ठीक है ना, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, शॉर्ट टर्म में करना है या लॉन्ग टर्म एसेट्स में करना है, मतलब सारे डिसीजन लेना उस फाइनेंस से जुड़े हुए, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में क्या आता है, ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट। ऑप्टिमल प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल फंड्स, ठीक है, जो डिफरेंट सोर्सेज से आना है। फॉर ऑप्टिमल प्रिक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड। और कंपेयर्ड भी किया जाता है, रिस्क किस में ज़्यादा है, इक्विटी में ज़्यादा है या डिवेंचर्स में ज़्यादा है, वो भी कंपेयर किया जाता है। तभी संस्था अपने फंड्स को रेज करती है, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा रिस्की सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं जहाँ से प्रिक्योरमेंट किया जाता है, संस्था जनरली उनको अवॉइड करती है वहाँ से फंड्स को लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो संस्था के लिए भी हाई रिस्की हो जाते हैं। यूसेज ऑफ फाइनेंस। यूसेज ऑफ फाइनेंस के अंदर दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो पैसा प्रिक्योर किया गया है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। फंड्स प्रिक्योर नीड्स टू बी प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टेड। तो प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड का मतलब वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है जहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, लेट अस सी। सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एस्पेक्ट बीइंग अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे देखते हैं। साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो अगर फिक्स एसेट बड़ी संख्या में चाहिए तो जाहिर सी बात है उनको पैसा भी क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, मैनेजमेंट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और अगर फिक्स एसेट्स कम चाहिए होंगी तो कम। Financial management plays a significant role in determining the size and composition of fixed asset of the business, ठीक है। फिक्स एसेट्स के उस पर भी डिटरमाइन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्वांटम ऑफ करंट एसेट, कंपनी के बाद करंट एसेट कितनी क्वांटिटी में वो भी बहुत ज़रूरी है देखना, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कितनी चाहिए या कितनी है। द क्वांटम ऑफ करंट एसेट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ करंट एसेट कितनी चाहिए हमें, एज वेल एज कैश में, इन्वेंट्रीज में और रिसीवेबल में हमें कितना कितना पैसा रखना है। ये भी हम किसके अंदर तय करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही तय करा जाएगा कि कितना पैसा फिक्स कैपिटल में डालना है और कितना पैसा करंट एसेट्स में डालना है। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये भी आता है कि कहाँ से लॉन्ग टर्म पैसा को और मतलब प्रिक्योर किया जाएगा और कहाँ से शॉर्ट टर्म पैसे को प्रिक्योर करने के डिसीजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड हुआ है कि हम इतना ऑर्गेनाइज करेंगे, वो होगा कहाँ से, इक्विटी से होगा या डिवेंचर से होगा। फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर करके या फिर डिवेंचर्स इशू करके फर्म क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है फंड्स को। जनरली फंड कंपनियां कोशिश करती हैं कि इक्विटी शेयर से किया जाए क्योंकि उसमें कंपनी का रिस्क कम होता है। All items in profit and loss account. Financial management decisions affect the items in loss account of the business. तो जितना भी पैसा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में है वो सारा मतलब कि उन चीज़ों को भी ध्यान में रख के फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्या क्या है, लेट अस सी। क्यों मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि सब चीज़ें स्मूथली चलती रहें और कहीं पे भी शॉर्टेज ना पड़े। Primary and most important objective of financial management is to maximize wealth of equity shareholders की wealth बढ़े, क्योंकि जो शेयर होल्डर से पैसा उठा रखा है संस्था तो ये चाहेगी ना कि प्रॉफिट हो उसको और उनको भी डिविडेंड मिले शेयर होल्डर्स को भी, विच मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि संस्था अपने इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा सके, और जितनी ज़्यादा इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का लिया है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस कंपनी का अच्छा और वो कंपनी ग्रो भी कर रही है, कल को उसका शेयर 150 रुपये हो गया, तो जो मेरे एज अ इक्विटी शेयर होल्डर मेरे शेयर की प्राइस जो 100 रुपये थी अब वो 150 रुपये है, यानी मेरी वेल्थ 50% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। All those avenues of investment, mode of financing, way of handling various component of working capital must be identified. कैसे हम कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, कैसे पैसे को हैंडल करना है, कहाँ पे उसको खर्च करना है, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट सब कुछ आइडेंटिफाई किया जाता है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, ताकि ओवरऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी। देखो जितना ज़्यादा एक संस्था का शेयर महंगा होता है ना, जनरली उस संस्था के पास मार्केट कैपिटल उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे MRF का शेयर 1,10,000 के आसपास चल रहा है इस वक्त, तो उस कंपनी के पास बहुत वेल्थ है, या नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि देखो ज़रूरी नहीं है कि शेयर की वैल्यू अगर कम है तो संस्था के पास क्या नाम आपका कैपिटल कम हो, नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पर if the prices of the shares are continuously rising, it means that the firm is achieving its goal and growing at a very fast pace. It can happen through efficient decisions making, ठीक है, इफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये भी देखा जाता है कि हमें जब से बेस्ट और एफिशिएंट डिसीजंस लेने हैं, ताकि क्या कर सकें हम, जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं फाइनेंशियल सोर्सेज के, उनके अंदर से बेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो संस्था ने ऐसे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज से पैसा जनरेट कर लिया, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कई बार फिर बहुत ज़्यादा रिस्क और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कंपनी की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। This objective of wealth maximization also implies that all other stakeholders are also gaining. अब maximizing the wealth का मतलब मैंने अभी बताया ना, तो सब स्टेक होल्डर जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उन सब की ग्रोथ हो, है ना, वो सब तरक्की पाए। फर्म संस्था ये चाहती है कि जो भी फर्म का स्टेक होल्डर है या शेयर होल्डर है, जिसने भी फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया, उसको कुछ ना कुछ गेन हो। अब देखिए ये है जैसे शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करें 2018 या 2019 से लगातार उनकी वेल्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और डिविडेंड भी देखो, है ना, डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिमेंबर। प्रॉफिट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स, रिमेंबर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज रिटेन अर्निंग और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शेयर एंड हाइयर डिविडेंड की वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक मोटिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो अचीव होता है। और संस्था क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट भी अच्छे से दे पाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फाइनेंशियल डिसीजन, अब फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, है ना। फाइनेंशियल डिसीजन रेफर्स टू द डिसीजंस कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर ऑफ अ बिजनेस फर्म। इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
फाइनेंसिंग डिसीजन कहाँ से पैसा आएगा, और डिविडेंड डिसीजन कितना डिविडेंड हम कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको देंगे। जनरली शेयर होल्डर्स उन्हीं कंपनी में पैसा प्रीफेयर करते हैं लगाना जो कंपनी का शेयर वैल्यू में भी कम हो पर उसका डिविडेंड ज़्यादा हो, क्योंकि वो डिविडेंड एक एश्योर करता है कि हाँ चलो अगर शेयर की प्राइस बढ़ भी नहीं रही है कम से कम हमें इतना तो प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिल ही जाएगा। फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है रेशो, कहाँ से पैसा कलेक्ट किया जाएगा, रेशो मतलब बांट देना कि डेब्ट से कितना करेंगे हम, इक्विटी से कितना करेंगे, और डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना डिविडेंड हम आउट ऑफ द प्रॉफिट पे करेंगे, और रिटेन अर्निंग कितनी रखेंगे। लेट अस सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Investment decision is concerned with the investment of firm funds in different asset, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसमें, है ना। जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये डिसाइड कर रहा है कि सारा पैसा कहाँ पे, मतलब ये डिसाइड मेन इसका होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये लेगा, है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन लेगा, डिविडेंड डिसीजन, तीनों ये लेगा, और फिर डिसाइड करेगा कि जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिसाइड करा इन्होंने कि डेब्ट से ज़्यादा लेंगे, इक्विटी से कम। डिविडेंड डिसीजन में इन्होंने डिसाइड किया रिटेन अर्निंग कम करेंगे, प्रॉफिट में का डिविडेंड में ज़्यादा देंगे। कैपिटल बिल्डिंग में कितना पैसा लगाएंगे, मतलब फिक्स एसेट्स में, और वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डालेंगे हम, ये सब कौन डिसाइड करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दीज डिसीजन रिलेट टू द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड ईटीसी, ठीक है। इसके अंदर ये डिसीजन लिए जाते हैं कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा जाएगा और कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए फर्म को चाहिए होती है। दीज डिसीजंस रिलेट टू इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट लाइक कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स ईटीसी, है ना। ये सब निर्णय फाइनेंशियल ऑफिसर के द्वारा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के द्वारा लिए जाएंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को दोनों को इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी तो मतलब कंपनी को ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए होगी, है ना। और दूसरी बात है कंपनी को जितनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी जनरली कई बार क्या होता है उसका प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा उससे प्रभावित होती है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, लेट अस सी देयर आर सर्टेन फैक्टर विच इफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जैसे कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। वैन अ फर्म टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब एक फर्म एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती है जिसके अंदर बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है ना, टू जनरेट सम कैश फ्लो ओवर अ पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कंपनी चाहती है कि कैश उसके पास अवेलेबल रहे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कैपिटल बजट को इफेक्ट करता है। फिर वहाँ पे फर्म जो अपनी फिक्स एसेट में या लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा कम इन्वेस्ट करेगी ना, क्योंकि उसको कैश फ्लो मेंटेन करना है। रेट ऑफ रिटर्न, द फर्म शुड कंपेयर, फर्म की जिम्मेदारी है ये कंपेयर करना कि जितना पैसा वो लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, है ना। रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्यों, क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स और डिवेंचर्स का पैसा इन्वॉल्व है इस चीज़ में। अगर मान लो आपने ये दोनों चीज़ें नहीं करी, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क का एनालिसिस नहीं किया, तो आप तो चलो एक बार को साइड हो जाओगे, पैसा किसका डूबेगा, शेयर होल्डर्स को लॉस होगा, है ना। Investment criteria, the decision to invest in particular project involves a number of calculations regarding the amount of, तो कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो बहुत सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट कितनी है ना, इंटरेस्ट रेट क्या है, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक निर्णय लिया जाता है इन्वेस्टमेंट का। बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं इन्वॉल्व जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का निर्णय लिया जाता है ना। द सेकंड थिंग इज फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से इकट्ठा करा जाएगा, बोरो कहाँ से लिया जाएगा, कितनी क्वांटिटी कहाँ से, रेशो को बांटना डेब्ट और इक्विटी के। फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ठीक है, कहाँ कहाँ से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, दैट इज द डिसीजन इज टू बी टेकन इन दैट। शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड, इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, ओनर फंड में रिटेन अर्निंग आ जाएगा, जो
पैसा उस ओनर ने होल्ड कर रखा है या अपनी वेल्थ लगा रहा है। बोरोड फंड में क्या आएगा, वो बाहर से पैसे को लेगा, रेज करेगा, है ना, लोन के रूप में, डिबेंचर्स के रूप में, है ना, या फिर अदर फॉर्म ऑफ डेब्ट के रूप में वो क्या करेगा, बाहर से। पर शेयर होल्डर और ओनर फंड में क्या होगा, शेयर होल्डर का फंड इक्विटी कैपिटल और ओनर का फंड रिटेन अर्निंग, या जो फर्म ने अपना रिटेन कर रखा है पैसा वो यूज कर रही है फर्म, है ना। देखो जब भी फर्म ज़्यादा रिटेन करती है ना पैसे को, तो कहीं ना कहीं उसका डिविडेंड शेयर क्या होता है, वो इफेक्ट होता है। डिविडेंड शेयर फिर वो मार्केट में कम शेयर करती है। बोरो फंड आर मोर रिस्की, जो फंड बोरो किया गया है वो बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर मान लो बिजनेस नहीं चल रहा या लॉस हो रहा है, पर उस पैसे का तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, है ना, और प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाना पड़ेगा। तो पर इक्विटी शेयर का क्या है, अगर मान लो वैल्यू कम हो रही है तो उनका पैसा जाएगा, है ना। पर बोरो फंड में, उधार वाले पैसे में ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, कमिटमेंट होती है फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट की, है ना, और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट की। बोरोड फंड आर कंसिडर द चीपेस्ट सोर्स, पर ये सस्ते भी बहुत पड़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट, ये ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइनेंस को या पैसे को रेज करने के लिए खर्चा किया जा रहा है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। फैक्टर इफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से फाइनेंस ज़्यादा लिया जाएगा या कम लिया जाएगा। लेट अस सी कॉस्ट, ये तो सिंपल सी बात है, अगर फाइनेंस को रेज करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो कम लिया जाएगा, और कम आ रही है तो फिर ज़्यादा लिया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट, हर किसी की कॉस्ट अलग होती है ना। प्रूडेंट मतलब वो डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा, या समझदार फाइनेंशियल मैनेजर जो फैक्ट्स को चेक करता है, वो हमेशा उन सोर्सेज को प्रिफेयर करेगा जो उसके लिए चीप पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना कमिटमेंट कम करना पड़ेगा उतना ही प्रॉफिट शेयर ज़्यादा होगा, उतना ही रिस्क इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, कम होगा। द सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन को, दैट इज रिस्क। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड, क्योंकि वहाँ कमिटमेंट है ना, इसलिए अगर ज़्यादा रिस्क वाले फंड है तो फिर उन जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या करेगा, कोशिश करेगा यहाँ से कम पैसा वो किया जाए, बोरो किया जाए। फ्लोटेशन कॉस्ट ये क्या होती है, जो सिक्योरिटीज़ को इशू करने में पैसा खर्च होता है, एफिडेविट्स, बॉन्ड्स, वो सब चीज़ जो को खर्चा उसमें आता है डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा है तो कम पैसा रेज किया जाएगा वहाँ से, और फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो फिर ज़्यादा पैसा। कैश फ्लो पोजीशन फर्म की अगर अच्छी है तो फर्म कम पैसा लेगी, है ना, मार्केट से, है ना, और अगर और चुका भी सकती है ना, रीपेमेंट भी टाइम पे करेगी। तो अ कंपनी विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन कैन टेक द एडवांटेज ऑफ डेप, क्योंकि उसे पता है उसके पास पैसा है तो वो डेप से क्या करेगी, वो पैसे को लेगी, क्योंकि वो जो अपनी कमिटमेंट है इंटरेस्ट पेमेंट की और प्रिंसिपल अमाउंट की वो टाइमली पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है उनके पास फंड्स अवेलेबल है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फर्म विद हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिनको फर्म को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, जैसे रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज, ईटीसी, है ना, वर्किंग कैपिटल, मस्ट हैव रिड्यूस्ड फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, उनको ये कम करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पेमेंट और डेब्ट से पैसा वो कम उठाते हैं, क्योंकि कमिटमेंट वो अपनी कम रखेंगे ना, क्योंकि उनको ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, अगर नहीं रेज हो पाई तो दिक्कत हो जाती है। कॉल कंट्रोल कंसिडरेशन, इशू ऑफ मोर इक्विटी शेयर, अगर जितना ज़्यादा कंपनी इशू करेगी शेयर उतना ही ज़्यादा जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो भी डाइल्यूट हो जाएगा ना, परसेंटेज ऑफ कंट्रोल कम होता चला जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि ओवर द बिजनेस में डेप फाइनेंसिंग हैज़ नो सच इम्प्लीकेशन, उस टाइम फिर कंपनीज क्या करती है कि देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा कंपनी का कंट्रोल होगा, मतलब मेंबर्स का उसके कंपनी के ऊपर, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगी, फंड्स को मे बी ऐसा है डिबेंचर्स वाले उससे वो करेगी रेज। पर अगर मान लो कंपनी अपने शेयर को कंट्रोल को डाइल्यूट कर रही है तो फिर वो इक्विटी की तरफ जाएगी। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, मतलब कि, है ना, द कंडीशन इन द स्टॉक मार्केट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ से पैसा रेज करना है, डिवेंचर से या कैपिटल से, इक्विटी शेयर से।
डिविडेंड डिसीजन, द थर्ड पार्ट इज डिविडेंड डिसीजंस और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन। सरप्लस डिसीजन मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा फर्म के पास है या जो फर्म ने प्रॉफिट के रूप में कमाया उसको डिस्पोज करना, किस में, जो फर्म्स के शेयर स्टेक होल्डर्स हैं उनमें। involve deciding how much of the profit earned by the company after paying tax is to be distributed to the shareholders, को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन, और कितना पैसा अपने पास रखना है। ये सब किस में आते हैं, डिविडेंड डिसीजन में आते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर अर्निंग ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा होगा, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर अर्निंग एक स्टेबल रूप में आ रही तो डिविडेंड भी स्टेबल रूप में शेयर होगा, और अगर नहीं है तो फिर कम होगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, सम कंपनीज फॉलो द पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल एंड स्टेडी डिविडेंड, मतलब वो हर साल ये मानती है कि हमें अपने स्टेक होल्डर्स को 4 रुपये 5 रुपये पर शेयर या जितने रुपये भी देने ही देने हैं, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर्स इससे क्या होते हैं, खुश रहते हैं, और कंपनी की रेपुटेशन भी क्या होती है, बनती है, कि क्योंकि शेयर होल्डर को वो विश्वास रहता है कि अगर एक बार को शेयर्स के प्राइस नहीं भी बढ़े तो कंपनी कम से कम डिविडेंड तो पे करेगी। वरना बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इतने महंगे शेयर वैल्यूज हैं उनके पर डिविडेंड बहुत कम पे करती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कंपनी विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रिफेयर टू रिटेन मनी, जो कंपनी ग्रोथ करना चाहती है तो वो पैसा रोक के रखती है अपने पास, डिविडेंड कम पे करती है। और कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो जिनके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम है तो फिर वो शेयर और प्रॉफिट को ज़्यादा रखती हैं। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा देगी, है ना, शेयर होल्डर्स को। अगर कैश फ्लो सिचुएशंस कंपनी की ख़राब चल रही तो डिविडेंड कम। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, रिटायर्ड ओल्ड मिडिल क्लास शेयर होल्डर जो है ये ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से डिविडेंड मिले, ताकि एक उनका पैसा आता रहे थोड़ा सा। और यंग और वेल्दी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां डिविडेंड कम हो और शेयर्स की वैल्यू हाई हो, मतलब फ्लक्चुएशंस आए। टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें, अगर टैक्स ज़्यादा है तो लेस डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, और अगर टैक्स कम है तो मोर डिविडेंड दिया जाएगा। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है ना, अगर शेयर के प्राइस हाई हैं तो कंपनी के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो डिविडेंड ज़्यादा, शेयर के प्राइस कम है तो कंपनी के पास पैसा कम आएगा तो डिविडेंड कम। कैपिटल मार्केट में एक्सेस कितना है कंपनी का, इफ़ अ फर्म हैज़ ईजी एक्सेस, अगर फर्म के पास ईजी एक्सेस है कैपिटल मार्केट में, मतलब जब चाहे उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो मार्केट से उठा सकती है, तो फिर ज़्यादा डिविडेंड देगी, है ना। और अगर लेस एक्सेस है तो कम डिविडेंड। लीगल कंसंट्रेंट्स, अगर कंपनी के ऊपर लीगल चीज़ें या लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती रहेगी। और अगर लीगली वो बाउंड है तो फिर उसको क्या, अगर लीगली बाउंड है तो फिर उसको ज़्यादा डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, और लीगली बाउंड नहीं होती तो फिर कंपनी ऐसी सिचुएशन में क्या करती है, रिटेन्ड अर्निंग को प्रीफेयर करती है एज कंपेरिजन टू शेयरिंग ऑफ द डिविडेंड अमंग द स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल कंसंट्रेन में क्या होता है कि व्हेन अ कंपनीज बोरो लोन, तो फिर वो कमिटमेंट हो जाती है ना कि तो कंपनी को उस टाइम डिविडेंड पे करना पड़ता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है कि कितना पैसा हमें चाहिए, कहाँ से हम उसको इकट्ठा करेंगे, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, एंड द थर्ड वन इज कहाँ कहाँ हम उस पैसे को यूज करेंगे, या प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड इज कॉल्ड द थर्ड स्टेप इन द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है, टू एंश्योर, ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि जब भी पैसा हमें चाहिए हमारे पास पैसा अवेलेबल हो। अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी होगी तो फिर जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी हमारे पास पैसा नहीं होगा। टू एंश्योर द अननेसेसरी फाइनेंस, और ये भी एंश्योर करना कि अननेसेसरी फाइनेंस रेज ना हो, क्योंकि अननेसेसरी फाइनेंस के ऊपर भी इंटरेस्ट कमिटमेंट अगर है तो फिर वो कंपनी के लिए लॉस का काम करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, आइए देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रेस्पेक्ट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कंपनी करेगी तो इसके ज़रिए वो अनसर्टेनिटीज़ या रिस्क को, है ना, कम कर सकती है, और टाइमली स्मूथ फंक्शनिंग वो कर सकती है। और वेन एवर दे रिक्वायर द फंड दे हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होगी तो कंपनी फ्यूचर के लिए तैयार रहेगी, फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस स्टॉक एंड सरपासिस,
कई बार क्या होता है, कंपनी जो है अगर पैसा उसके पास अवेलेबल है तो बिजनेस शॉक्स जो होते हैं ना, जो लॉस अचानक से आते हैं, कंपनी उनको झेल जाती है। जैसे ये आप अपनी लाइफ में भी देख लो, अगर इंसान के पास पैसा हो तो जो उसके छोटे मोटे लॉस है ना वो झेल जाता है वो, क्योंकि उसको पता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, पैसा तो है ही। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस, जो भी संस्था के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंटेशन है, अलग अलग कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उन सब में कोऑर्डिनेट करने में आसानी रहती है अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट या फिर गैप इन प्लानिंग नहीं होती अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी हो। पहले ही सब कुछ तय है तो फिर डुप्लीकेशन तो होने का मतलब ही नहीं बनता। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ती है। आज हम तय करते हैं हमें कितना पैसा चाहिए होगा कब, फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंशियल प्लानिंग, और इवेल्युएट करने में मदद करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, क्योंकि जितनी अच्छी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी कंपनी को पैसा उतना ही कम चाहिए होगा, और जितनी पुअर परफॉर्मेंस होगी कंपनी को पैसा उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा। नाउ फ्रॉम हेयर दिस हेडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वी विल रीड इन द पार्ट 2। उम्मीद है आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद।